Why is Indian rupees depreciating at a greater pace? What are the reason behind it? अभी देखा जाए तो वन जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू 79.85 है। अगर देखा जाए तो ये हमेशा से सबसे ज़्यादा लोएस्ट गया है। तो अगर देखा जाए सिंस इंडिपेंडेंस में $1 की जो वैल्यू थी वो $3.3 थी अप्रॉक्स, और अभी देखा जाए तो इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुई है। तो क्या ये फर्स्ट टाइम इतनी डेप्रिसिएशन हुई है? 2008 से लेके अगर 2014 तक देखा जाए तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा है। अगर कॉम्पेरेटिवली 2014 से 22 तक देखा जाए तो दैट इज 6.7%। और अगर 2008 से देखा जाए कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, टोटल रुपीज़ की जो वैल्यूज है वो कितना परसेंटेज गिरी है, तो दैट इज़ 25%। तो इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जिसमें रुपीज़ की वैल्यू, उसकी करेंसीज़ की वैल्यू गिर रही है? नहीं, बहुत ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे जो उसकी करेंसीज़ की वैल्यू है वो गिर रही है। जैसे अगर देखा जाए तो जापान की जो करेंसीज़ है वो बेसिकली 70% से डेप्रिसिएट हुई है। सिर्फ अगर एक कंट्री को छोड़ा जाए, अगर हम रशिया की बात करें, उसकी जो करेंसीज़ है रूबल, वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है। बेसिकली 37% वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो उसके पीछे का रीज़न है उसके जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है वो कुछ ऐसे यूनिक है बेसिकली जो बाकी दूसरे कंट्री से, जिसके कारण से उसकी करेंसी और स्ट्रॉन्गर हुई है। अब पॉइंट आती है कि रुपीज़ क्यों गिर रही है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। अभी जो डेप्रिसिएशन हुई है वो 6.7% है। अब ये जो डेप्रिसिएशन हुई है इसके पीछे का क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे जो मेजर रीज़न है वो है गोल्ड इम्पोर्ट। इंडिया बेसिकली काफ़ी ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया है फिजिकल ईयर 2022 में, लगभग $42 बिलियन का। लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर अच्छी खासी इनकम होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से गोल्ड खरीद के और रख लेते हैं घर में। तो इससे क्या होता है, उससे कुछ इकोनॉमिक गेन तो हो नहीं रही है बेसिकली, लेकिन ज़्यादा अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो रुपीज़ की वैल्यू गिरेगी, डेप्रिसिएट होगी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए रुपीज़ को, थोड़े से इसको वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे वो बेसिकली इंक्रीज कर दी। इससे पहले 7.5% थी, जो कि अभी 12.5% है। तो अप्रॉक्स 5% इंक्रीमेंट किया गया है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया एक्सेस। क्यों ऐसा करा? क्योंकि लोग गोल्ड कम इम्पोर्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स हायर प्राइसेस। जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो ये रीज़न था कि थोड़ा डिफेंड किया गवर्नमेंट ने। लेकिन कितना डिफेंड हुआ? वो 80 पे आ गया था, थोड़ा सा और स्लाइटली थोड़ा सा पीछे चला गया 79.85 अभी जो है। तो गोल्ड सबसे बड़ा रीज़न था जो इम्पोर्ट करते थे। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? जो क्रूड ऑयल की जो रेट है आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन, ये भी काफ़ी बढ़ गया है। अभी जो क्रूड ऑयल है वो $100 है पर बैरल, जो कि काफ़ी हाई है। तो वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि और भी रुपीज़ की वैल्यू गिर गई, डाउनफॉल हो गई। एंड और क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे का? ट्रेड डेफिसिट। एंड ट्रेड डेफिसिट मतलब कि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें। एक ऐसा कंट्रीज है, चाइना की अगर बात करें, तो उसकी जो करेंसीज है ज़्यादा डिप्रिसिएट नहीं हुई। उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? चाइना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो इंपोर्ट बहुत ही कम कर दिया, तो जिसके वजह से उसकी जो करेंसी की वैल्यूज है, अगर परसेंटेज वाइज के टर्म में बात करें तो ज़्यादा डेप्रिसिएट नहीं हुई है, ज़्यादा गिरी नहीं है। इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर मैं 2022 फिजिकल ईयर की बात करूँ तो जनवरी से लेकर हर महीने लगभग $25 बिलियन से अधिक रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है ट्रेड डेफिसिट। तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इंडिया को। अगर अपने रुपीज़ की वैल्यू को और थोड़ा बढ़ाना, स्ट्रॉन्गर बनाना है, तो ट्रेड सरप्लस होना चाहिए, मतलब हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब रियलिस्टिक वे में कितना पॉसिबल है, आपका क्या सजेशंस है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और क्या हो सकता है? जो आरबीआई है, आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो $642 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व थी, लेकिन अभी बेसिकली इंडिया के पास $634 बिलियन रिजर्व्स है। वो अपने $100 बिलियन रिजर्व्स खर्च करना चाहती है, स्पेंड करना चाहती है टू डिफेंड इंडियन रुपीज़, टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़। तो वो किस तरीके से ऐसा हो पाएगा? आरबीआई ओवरऑल यही तो करना चाह रही है कि डॉलर अगर मार्केट में कम हुआ है तो हम क्या करें, डॉलर को इन्वेस्ट करें।
तो वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी रुपीज़ को। तो इंडियन इकोनॉमी से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो मनी कम हो जाएगी। डॉलर अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े इकोनॉमी में तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। तो डॉलर की अगर डेप्रिशिएट होगी वैल्यू तो अपने आप इट विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट द इंडियन करेंसी रुपी। तो ये आरबीआई कर सकती है और आरबीआई ने $100 बिलियन इन्वेस्ट भी किया डिफेंड करने के लिए। और आरबीआई क्या कर सकती है, अपनी रेपो रेट को बढ़ा सकती है। अब व्हाट इज रेपो रेट? जो कॉमर्शियल बैंक को जो उधार देती है सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर उस रेपो रेट को बढ़ा दे तो बोरोइंग जो है ओवरऑल कम हो जाएगी जो कमर्शियल बैंक का है, और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन कब कम होती है? अब देखिए, अगर रुपीज़ की वैल्यू गिर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगी अगर रुपीज़ की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है। तो आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में कि जैसे जैसे इंडियन रुपीज़ गिर रही है तो इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ रहा है। अब अगर देखा जाए एडिबल ऑयल्स है तो हम बहुत ज़्यादा पोर्शंस में हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक रीजन्स है। जो फूड आइटम्स है, फूड कमोडिटीज़ है, अब वहाँ पे अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे गवर्नमेंट रुपीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, रुपीज़ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो ये उतना हद तक पॉसिबल नहीं है। बाकी दूसरे जो फूड आइटम्स हैं, फूड कमोडिटीज़ है, उसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेप गवर्नमेंट के लिए तो नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ रीजंस मैंने आपको बताए, किस हिसाब से आरबीआई कोशिश कर सकती है, किस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है कि हम अपने जो रुपीज़ को और स्ट्रांगर बनाएं। और सबसे एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि अगर इंडिया टू वे ट्रेड करे किसी दो कंट्रीज़ के साथ, लेकिन वो रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में बेसिकली। हम इससे पहले बेसिकली ज़्यादातर डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो डॉलर में अब डॉलर की जो वैल्यूज है वो काफ़ी बढ़ गई और स्ट्रांगर हो गई बाकी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट। तो सबसे पहले तो हमें रुपीज़ लेके जाना पड़ता था और डॉलर खरीदना पड़ता था, उस डॉलर से हम ट्रेड करते थे। तो रुपीज़, दैट्स वाई अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें, जैसे चाइना के साथ हम अगर रुपीज़ में ट्रेड करें, अगर हम बाकी और कंट्री के साथ रुपीज़ में ट्रेड करें तो रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है। या एक और हो सकता है कि अगर फेडरल रिजर्व जो है, जो कि सेंट्रल बैंक है यूएस का, अगर वो ज़्यादा प्रिंटिंग कर दे नोट्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कोशिश करती है, तो वो तो बढ़ाएगी नहीं इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर उसकी जो फेडरल रिजर्व्स है अगर वो ज़्यादा प्रिंट करे नोट्स यूएस डॉलर, तो बेसिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी यूएस में, तो जो वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये हमारे लिए यूएस क्यों करेगी? तो ये भी एक ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। एंड व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट्स योर सजेशंस कि हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे हम रुपीज़ को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इनिशियली कि वो यूक्रेन और जो रशिया का कन्फ्लिक्ट है वो तो है ही, वो तो मेन मुद्दा है ही। उसके पीछे का भी रीज़न बताया किस तरीके से चीज़ें हुआ है। अब पाकिस्तान क्यों पीछे रहता, तो उसने सोचा कि चलो अभी उसके $1 के जो वैल्यूज है पाकिस्तानी रुपीज़ वो 221 है, जो उसका हाईएस्ट लो है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट है अभी तक, ऑल टाइम लोएस्ट। अब उसकी जो 14 से और 2022 तक में जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज़ 55%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका क्या सोचना है कि अगर रुपीज़ को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, इसकी वैल्यूज़ को कैसे बढ़ाई जाए, और इससे क्या ऐसे बैड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या क्या ये हमेशा ऐसे डेप्रिशिएट होता जाएगा, क्या हम कभी स्ट्रॉन्ग अपने रुपीज़ की वैल्यू को कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको सब्सक्राइब भी करना है।